नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है हमारी बहुत शानदार सी क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी प्रैक्टिस लगातार चले जा रही है और इसी क्रम का आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसी क्रम में आपने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी किए हैं। आप सभी ने अपने अपने कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में आपने अपने कमेंट से बताया कि स्कोर कैसा है। मैंने आप सभी का स्कोर पढ़ा है। जिसका कम स्कोर आ रहा है प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जो भी पोर्शन आपको कमजोर लगता है उसको रिवाइज कीजिए। जो भी पोर्शन आपका मजबूत है उसे लगातार चलने दीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है आपका। कमेंट बताते रहे स्कोर अपना और करेंगे आप अपना टेस्ट। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और कीजिएगा टेस्ट, और अच्छे से टेस्ट करना है आपको और प्रॉमिस करना है टेस्ट से पहले कि आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने जाने के बाद या क्लास खत्म होने के बाद आप सभी बताएंगे अपने स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है भाई। चलिएगा इसी अपने एक लाइन के साथ क्या अब की बार यूपी पार। आप सभी शानदार तरीके से पहली 3 क्लास आपने की हैं, उसी क्रम में आपके आज की चौथी क्लास सेम पैटर्न पर, जो पैटर्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस पूछने वाला है या पूछा गया है। चलिएगा जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन कर दी गई है। आप वहां जाकर अपने अपने जो ये भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी और साथ ही साथ पिछली क्लास के भी नोट्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा जरा शुरू करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, वही हमारी डेली की प्रक्रिया। क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। सभी काउंटिंग की जाएंगी और आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आपका स्कोर क्या बैठा। वाच्य, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 2, 5, 7 या 3? तो आप सभी याद रखेंगे, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आप देखिए वाच्य के भेद होते हैं कितने? 3 वाच्य। कितने भाई? 3। किरत, कर्म, भाव, ठीक है भाई। कृत, कर्म, भाव, 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं या वाच्य के 3 भेद होते हैं, आप सभी याद रखें। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, वह दिन भर पढ़ता रहा में या वह दिन पढ़ता रहा है, दिन भर पढ़ता रहा है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। इसमें आपका अव्यय का भेद पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सभी ध्यान से। जो आपका दिन भर पॉइंट आया है, ये क्या करता है? एक्चुअल में कहानी क्या होती है, आप सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए क्या कहता है, परिमाणवाची, निपात, समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। तो आप सभी याद रखेंगे, इसका आंसर होगा आपका क्या? निपात। निपात वो शब्द होते हैं, याद रखना हमेशा, निपात वो शब्द होते हैं जो किसी बात को कहने में थोड़ा और ज्यादा जोड़ दें। क्या करें? कहने में जोड़ दें। जहां भी इस बात को लेकर के जोड़ दी जाएगी वो सभी निपात शब्द होते हैं आपके। जैसे कि भर, क्या कहता है? दिन भर पढ़ता रहा, ये जोर दिया जा रहा है उसके पढ़ने पर कि वो कितना पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है आपका, याद रखेंगे, वो शब्द सारे क्या होते हैं? निपात होते हैं, ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। आप सभी करते चल रहे होंगे, मैं सभी का आपके कमेंट्स को भी देखूंगा, जरूर ध्यान से करेंगे। क्या कहता है? कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। आपके सामने एक कोष्टक बना दिया गया और इसमें आपका एक विराम चिन्ह है कि क्या है ये विराम चिन्ह? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मय बोधक। तो आप सभी याद रखेंगे, जब भी किसी भी आश्चर्य को लेकर के बात हो, किसको? आश्चर्य को लेकर के, या कोई चकित बात की जाए हमारे सामने, चकित बात की जाए जो आश्चर्य पैदा करती हो हमारे मन में, उसके लिए क्या होता है आपका? विस्मय बोधक आपका क्या विराम चिन्ह लगाया जाता है, आप सभी याद रखेंगे। तो ये जो आपका कोष्टक में चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह है आपका किसका? विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे सामने? अगला एक मुहावरा बड़ा ही शानदार आपके सामने है, बाल की खाल निकालना। क्या कहता है भाई? ध्यान देना सभी। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या होगा? बड़ा चढ़ाकर बात कहना, साथ ही साथ गुण दोष की परख करना, एक करा बहुत मीन मेक निकालना, या कुछ बहुत सारी किसी भी कार्य में या किसी भी वस्तु में कोई कमी निकालना बहुत ज्यादा। एक कहता है मुश्किल काम करना, कोई कठिन काम करना। तो आप सभी याद रखेंगे, बाल की खाल का मतलब होता है बहुत मीन मेक निकालना। किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर बहुत सारी मीन मेक निकाल देना, ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा करते हैं अगला क्वेश्चन। करें अगला एक और मुहावरा आप सभी के सामने है। क्या कहता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना भाई। क्या कह रहा है? 4 दिन की चांदनी, ये लोकोक्ति है, सॉरी क्या कहते हैं भाई? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे, थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, या कहता है सुख ही सुख होना। कह रहा है 4 दिन की चांदनी, आप सभी इसका मतलब याद रखेंगे क्या होता है भाई? थोड़े दिन का सुख। कितने दिन का? थोड़े ही दिन का सुख जो होता है उसे क्या कहते हैं लोकोक्ति में? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है भाई। चलिएगा जरा करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई क्या कह रहा है, साहित्य में जो होता है आपका रस का क्या अर्थ होता है? कहते हैं एक तरीके से जो काव्य होता है, काव्य, उस काव्य में रस का अर्थ क्या होता है?
या क्यों रस को यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं, रस छंद अलंकार। तो काव्य के अंदर रस का अर्थ क्या होता है, बात करेंगे तो साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साथ ही साथ साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति। तो आप सभी जानते हो रस छंद अलंकार वो हमारे वो फैक्टर्स होते हैं साहित्य के अंदर जो साहित्य में जान डालते हैं, ठीक है ना भाई। उसी में क्या होता है आपका साहित्य से मिलने वाली जो आनंद भूति होती है वही आपका होता है क्या, रस। यही होता है आपका रस का अर्थ, ठीक है ना। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, दोहा छंद। दोहे छंद में कितने चरण होते हैं, ठीक है ना भाई। इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता है दोहा छंद इसमें कितने चरण होते हैं, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, इन सब के चरण और चरणों की मात्राएं आपके एग्जाम में आती हैं, अच्छे से आप पढ़ें। दोहा या छंद का जो पूरा का पूरा चैप्टर है अच्छे से पढ़ेंगे। 2 होती हैं, 6 होती हैं, 3 या फिर 4 आपने अटेम्प्ट कर लिया है, आप सभी याद रखेंगे कितनी 4 चरण इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना भाई। और सोरठा के अंदर भी 4 ही चरण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप लोग। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, मैंने आपसे कहा भी था, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है इसमें से, रस करता है, अलंकार करता है, गुण करता है, या छंद करता है। तो देखेंगे जरा, आपने अटेम्प्ट कर लिया है, याद रखेंगे शब्द या फिर अर्थ के द्वारा, अलंकारों के द्वारा किसी भी भाषा के अंदर क्या किया जाता है, सौंदर्य या उसकी सजावट या उसकी कहते सुंदरता को बढ़ाया जाता है। आप याद रखेंगे अलंकार का कार्य ही होता है किसी काव्य को, किसी भाषा को सौंदर्य प्रदान करना, ठीक है ना भाई। चलेंगे जरा अगला क्वेश्चन करते हैं। आप करते चल रहे होंगे अच्छे से, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और जरूर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या बैठा आपका फाइनल स्कोर। चलिएगा जरा देखिए, यह क्वेश्चन आपका वर्णमाला से है, कहता है य, र, ल और व किस प्रकार के व्यंजन है ना भाई। व्यंजनों के वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, याद करेंगे अच्छे से। देखिए जरा क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या आपका अयोग वह। तो आप सभी याद रखेंगे जो आपके य, र, ल, व होते हैं वो होते हैं आपके क्या, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25 जो वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें व्यंजन हमारे होते हैं 4 जो आपने कल के एक टेस्ट में किए भी थे, तीनों के तीनों हमारे स वाला ग्रुप। उसी क्रम में एक होता है आपका ह, ठीक है ना। ये चारों आते हैं किसमें, आपके ऊष्म में। अयोग वहा की बात करें तो 2 होते हैं आपके, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, है ना। तो आप याद रखेंगे ये चारों के चारों यहाँ पर हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके कौन से, य, र, ल और व। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर करेंगे सभी। क्वेश्चन है लिंग को पहचानने से लेकर, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना भाई। कृपा, मित्र, कार्य या त्योहार। मैंने आपसे कहा है जब भी आपको लिंग पहचाननी है ना, सेंटेंस बनाइए, कोई भी एक वाक्य बनाइए, उसमें जोड़िए, पता चल जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा मेरा मित्र खाना खाने आया है, मैंने कार्य कर लिया है, ठीक है ना। अगला कहता है ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, या हमने ये त्योहार मनाया। क्या मैंने मनाई बोला, नहीं बोला। वही मैं कृपा बोलूं, आपकी अति कृपा होगी। और जहां ये होगी आया, इसने अपने आप बताया कि हाँ दिस जो आपके शब्द है क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। वचन किसका बोध कराता है, जो वचन होता है वो वचन किसका बोध कराता है, ध्यान देंगे सभी। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, साथ ही साथ प्राणी या वस्तु के एक होने का केवल। अगला कहता है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का केवल, या तो एक होने का या अनेक होने का या दोनों होने का। एक कहता है प्राणी या वस्तु के लिंग का, तो लिंग का तो कुछ बताता ही नहीं, साथ साथ केवल अनेक का नहीं बताता, केवल एक का नहीं बताता। आप सभी जानते हैं वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जहां पर अकेले का बताया जाएगा, बहुवचन जहां पर बहुत सारे उनको आपका प्राणी या वस्तु को बताएगा, ठीक है भाई। तो वचन बताता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने के बारे में, ठीक है ना। चलिएगा जरा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, उसने टेढ़ी चाल चली। क्या कह रहा है, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है, कारक क्या निकलेगा इसके अंदर से आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, आप सभी को याद होंगे वो सारे के सारे 7 कारक, उसी में आता है आपका कौन सा, कर्ता ने इस कार्य को किया गया। और इसमें आपको विभक्ति मिलती है ने, और ने होती है किसके लिए, कर्ता के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, कर्ता कारक, ठीक है ना भाई। याद रखेंगे सभी क्या कारक होगा इसमें, कर्ता कारक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है जिसमें सर्वनाम को लाया गया, देखेंगे क्या होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं वो जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकते हो, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम बोलते हैं। आप देखेंगे जरा, आज बरसात होगी, नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, देखते हैं, चलो। घर का काम कर लो,
सीमा और रीमा बहनें हैं। यहाँ पर आपको संज्ञा तो अच्छे से मिल गई है, परंतु इसमें आपको सर्वनाम मिलता है जो कि यहाँ पर है, जो क्या है, जो एक आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है ना भाई। याद रखेंगे सभी, जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है मैं, है ना, तो इसमें मिलता है आपका मैं सर्वनाम। चलिएगा करते हैं अगला। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? आप सभी जानते हो विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताए, परंतु किसकी? पॉइंट है किसकी? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो विशेषता बताई जाती है विशेषणों के द्वारा किसकी भाई? आपकी संज्ञा की। किसकी? संज्ञा की। और वही क्या बन जाता है हमारा? वही हमारा विशेष्य बन जाता है। याद रखेंगे सभी, वही हमारा विशेष्य बन जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। क्रिया की तो क्रिया विशेषण बताता है विशेषता, है ना, जो कार्य करने की जो प्रकृति है उसे कौन बताता है? क्रिया विशेषण। याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देंगे, क्या कहता है? कर्म के आधार पर, क्या आया पॉइंट हमारे सामने? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, है ना भाई। याद रखेंगे सभी, अच्छा क्वेश्चन है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 4, 6 या 2, है ना। तो सभी आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे सभी। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भाई? 2। और आप सभी जानते हो, एक होता है आपका सकर्मक और एक होता है आपका अकर्मक, है ना भाई। एक सकर्मक और एक अकर्मक। जहां पर कर्म साथ में आ जाए वो हो जाएगा आपका सकर्मक, और जहां कर्म ना आए वो क्या हो जाएगा? अकर्मक, ठीक है ना। तो सभी याद रखेंगे, क्या होगा इसका आंसर? 2। कर्म के आधार पर क्रियाएं होती है 2 प्रकार की। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे आप सभी। देखिए क्या कहता है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? जो काल होता है उसको व्याकरण में क्या कहा जाता है? अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो आप सभी याद रखेंगे, व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है भाई? समय। जहां पर भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान चलता हुआ समय जो इस समय पर चल रहा है, वहीं आपका भविष्य काल, आने वाला काल या आने वाला समय कहा जाता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो क्या कहते हैं भाई? समय कहते हैं व्याकरण में काल को। चलिए करें। 17 क्वेश्चन कहता है, यह ताले की चाबी है ना। रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित का मतलब भाई यही है, रेखा, ऐसे मान लो यही रेखा है ना। तो क्या कह रहा है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण या कर्ता। देखिए मैं आपको बताता हूं, याद रखना सभी। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान होता है आपका के लिए। तो अगर यहां बात करूं, मैं क्या कहना चाह रहा है, यह ताले के लिए, यह चाबी ताले के लिए है ना, या ताले के लिए चाबी। क्या कहना चाह रहा है भाई? के लिए, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ तो काकी क्या आ गया, संबंधवाचक हो गया। तो पहली बात तो ऑप्शन में नहीं, सबसे पहला पॉइंट क्यों ऑप्शन में नहीं है, तो आप वैसे ही एलिमिनेट करेंगे, ताले के लिए चाबी बोलेंगे। दूसरा, अगर काकी क्या आता है तो वहां अधिकार दिखाया जाता है, वहां पर होता है अधिकार। यह राम की कार है, यह सीता का घर है, यह सुमित का पार्क है। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं आपका क्या है, यहाँ कह रहा ताले की चाबी है, यहाँ पर अधिकार नहीं दिखाया जा रहा। चाबी जो है वो ताले के लिए कार्य करती है, तो यहाँ संप्रदान आपका मिलता है। सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जरा अगला करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर आया, एक स्त्रीलिंग के लिए था, एक पुल्लिंग के लिए था। कह रहा है भावड़िया, डिबिया, साध्वी, तीनों के तीनों मुझे स्त्रीलिंग लगे। बसता है संचालक। संचालक के द्वारा यह कार्य किया गया, या फिर प्रोग्राम के समय या कार्यक्रम के समय संचालक उपस्थित था, ना कि थी। क्या बोला? संचालक उपस्थित था। इससे पता चलता है एक शब्द क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द है ना। एक वाक्य बनाइए, आपको लिंग पता करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है ना भाई। तत्सम शब्द नहीं है बताना है, तो आप सभी याद रखें, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो बिल्कुल मूल शब्द होते हैं, साथ ही साथ जो संस्कृत से उत्पत्तित होते हैं। किससे? संस्कृत से उत्पत्तित होते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, याद रखें। और तद्भव होते हैं जिनका बदला हुआ रूप सामने आता है, जिनका मूल शब्द कुछ और होता है और बदल के कुछ और सामने आया। जैसे मैं बात करूं आपसे, शोक तत्सम है, पृथ्वी में आधा मिला तो ये खुद में आपका तत्सम होगी। वहीं आपका आधा र यहाँ भी मिल रहा है, तो आधे वर्ण वाले ज्यादातर क्या होता है आपके 99% आपके सारे तत्सम होते हैं। बचता है क्या? परख। परख आपका क्या है भाई? ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम कुछ और होता है, याद रखेंगे सभी। ये होता है आपका तत्सम तद्भव पहचानने का तरीका। चलिए किस विकल्प में, क्वेश्चन नंबर 20 है, तद्भव शब्दों का ग्रुप आया हुआ है? अब देखिए आप पहचान लेंगे। इसमें आपको निकालना है सेकंड, मतलब कि जिनके मूल कुछ और होते हैं। जैसे कि आप देखें, आप ध्यान से देखें, जैसे पत्र यहां पर मिला, पत्र बिल्कुल पहला शब्द होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य,
सत्य में आधा वर्ण और आधे वर्ण हमेशा याद रखना किस में आते हैं, ज्यादातर आपके तत्सम में आते हैं, है ना। वहीं दूसरा देखिए पुष्प, पुष्प में मिला, उच्च में मिला, रे मिल गया, तो ये तो वैसा भी नहीं हो सकता तत्सम। वहीं सत्य में ये मिला, नहीं हो सकता। पत्र आपका पहला होता, नहीं मिला। अगर मैं बात करूं आपसे आग, जीव और घर, यही इसका आंसर है। क्यों? आग का होता है अग्नि, जीव का होता है जीवा, है ना संस्कृत में। वही बात करें घर का होता है ग्रह। तो इनके बदले हुए रूप हो सकते हैं, ये तो बाद में निकल के आया। एक्चुअल में तत्सम तद्भव यही होते हैं, जो प्राथमिक शब्द थे उनसे नए शब्द भाषा की चेंज में या भाषा बोलने में जो परिवर्तन आया, वो कौन से शब्द निकल के आए, तो वो निकले आग, जीव और घर। इसीलिए आप कहने कहते हैं हम तत्सम शब्द। चलिएगा जरा करते हैं अगला क्वेश्चन। देख क्या कहता है, दिए गए शब्दों में, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कहता नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो सर एकदम से दुग्ध लगा देते, यही गलती हो जाती। नहीं पूछा है, ऑप्शन लगाएंगे दुग्ध, पे, गोरस या अमीय। तो ये तीनों के तीनों आपके पर्यायवाची हैं दुग्ध के, परंतु अमीय इसका पर्यायवाची नहीं है, यही इसका आंसर आप याद रखेंगे। चलिएगा जरा क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 22। सापेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तैयार करके चले। हर प्रैक्टिस सेट में आपको विलोम शब्द कराए जा रहे हैं। क्लास आपको यदि पसंद आती है ना, तो जरूर लाइक भी करिएगा और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि ये लगातार आप क्लास करते चले अपने एग्जाम तक। बहुत अच्छी क्लास है, शानदार, जबरदस्त। तो सापेक्ष का होता है क्या, निरपेक्ष। क्या होता है भाई, निरपेक्ष इसका विलोम शब्द है, याद रखेंगे सभी। चलेगा जरा क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्या है, अंक शब्द के अनेकार्थी, मतलब अंक के साथ और कौन कौन से जो समूह है वो आ सकते हैं इसमें। अंक शब्द, जो अंक होता है इसके अनेक अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आपका पूछा गया है। आप सभी लगा लेंगे इसका आंसर, मैं आपको बताता हूं। देखिए अंक का मतलब आपका होता है आपका, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या, अध्याय, या आपका संख्या, भाग और टुकड़ा। तो आप सभी याद रखेंगे अंक का मतलब होगा एक तो गोद, एक कोई संख्या और एक अध्याय, जैसे कि चैप्टर में आपका खुलता है। तो इसका आंसर होगा आपका गोद, संख्या और अध्याय। ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सम उपसर्ग से बना शब्द बताना है आपको। उपसर्ग होता है आगे लगने वाले, है ना भाई, शब्द के आगे प्रयोग होने वाले होते हैं आपके ये जो आपके उपसर्ग होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको संयोग, सुकर्म, अगर सुकर्म का अर्थ सु आया हुआ है, समभाग में सम आया हुआ है ना, सम का पूछा हुआ है, ये सम अलग होगा, ये आधा आधा में है, आप ये लगाओगे गलती है, ये आधा में है, सुबह में है ही नहीं, सु आ रखा है। लेकिन बात करें संयोग की, तो संयोग का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो तो सम धन योग। सम मतलब योग के साथ आपका सम, ये वाला मतलब कि आधा में यूज हुआ है, इसलिए आंसर होगा आपका संयोग। याद रखें, संभाव पर ध्यान ना दे, संभाव में मैं पूरा है, वो आपका स्वर के साथ आया हुआ है, लेकिन ये स्वर रहित है, ये स्वर के साथ नहीं है। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रंगीला क्या कहता है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, करेंगे सभी, गीला, ईला, ला या इला। तो देखिए रंगीला में आप देख रहे हैं सभी, जो ग के साथ आपका ई आई है, ये बड़ी ई है, और बाद में ला आया, सिंपली आपको मिल गया होगा क्या, इला, है ना। गीला नहीं है, ये तो रंग, रंग अलग होता है, और इला जुड़ के बन गया क्या, रंगीला। तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, इला। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो याद रखेंगे सूर्य, करेगा जरा कौन सी संधि है, सूर्य धन उदय, ठीक है ना। और याद रखें सभी, सूर्योदय में जो संधि होती है आपकी गुण संधि होती है, ये आपके लिए बता देते हैं हम, कौन सी, एक मात्रा वाले जो होते हैं आपके ज्यादातर वो गुण संधि के होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिएगा जरा अगला करते हैं, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आप सभी अच्छे से करेंगे। 37 क्वेश्चन, सॉरी 27 क्वेश्चन है भाई। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, या फिर उसे शिमला जाना है। सिंपली आपको आंसर मिल जाता है क्या, उसे शिमला जाना है ना भाई। ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं हमारे, गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा जरा क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, सज्जन शब्द में समास बताना है आपको। सज्जन शब्द होता है सतजन, है ना भाई, ये तो होता है सद धन जन, और इसमें परिवर्तन हल्का सा आता है, ये बन जाता है सत जन, है ना। और ये बताता है किसी का गुण या किसी का कर्म, जिसमें होता है कि आपका कर्मधारय समास, है ना भाई, क्या होता है ये, कर्मधारय समास। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29। कामायनी के रचनाकार, आज चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका। लगातार 3 क्लासेस में हमें भी और आपको कामायनी के रचनाकार पूछे गए हैं। आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रचना है, इसको याद रखेंगे। ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है पथ
पथ शब्द का उचित समानार्थी क्या बनेगा? मार्ग, भोजन, यात्री या पथिक। पथिक होता पथ पे चलने वाला, यात्री यात्रा करने वाला, भोजन अलग है एकदम से, तो ये तीन तो वैसे नहीं हो गए। बचा क्या आपका? मार्ग, और मार्ग ही क्या होता है हमारा? पथ, है ना भाई, याद रखेंगे। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन से हैं? देखिए थोड़ा सा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी कराया जाएगा, उससे आने वाले क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पकड़ सकें, अच्छे से कर सकें, ऐसी एक कोशिश हमारे द्वारा भी की जाएगी आपके लिए। बहुत शानदार क्लास आपके लिए बना के लेके आएंगे। फिलहाल आप याद रखें कि रीति काल के जो कवि हैं वो आपके वृंद, ठीक है ना भाई, क्या नाम है इनका? वृंद, आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन 32, काठ होना। क्या? काठ, आप जानते हो काठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। और लकड़ी क्या होती है? एकदम से बिल्कुल शांत, या एकदम से जो जहां पर है वहीं पड़ी रहेगी, वही होता है क्या आपका? स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेष्ट होना, या आपका मूर्ख होना। तो लकड़ी होती है एकदम वहीं की वहीं पड़ी हुई, जैसे कि स्तब्ध, एकदम से बहुत चक्का या फिर एकदम स्तब्ध रह जाना, एकदम से बिल्कुल खड़े रह जाना एक ही जगह, स्टैंड स्टिल जो होता है हमारा, उसे कहता है स्तब्ध होना, ठीक है ना भाई, याद रखेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे सभी। ममता, ये कहता है ममता कम बोलती है, तो उसका वन वर्ड या उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? समभाषी, मितभाषी, मृतभाषी या मृदुभाषी। मृदुभाषी तो मीठा बोलने वाले होते हैं, याद रखें। कम बोलने वाले होते हैं मितभाषी, क्या होते हैं? मितभाषी। और कम खर्च करने वाले होते हैं मितव्ययी, है ना भाई, क्या होते हैं? मितव्ययी। चलिएगा 34 क्वेश्चन आपके सामने। सद्भावना का संधि विच्छेद करना आप सभी को, तो याद रखेंगे सिंपल, सद सद, ठीक है, भावना, और यहां पर जरूरत पड़ने पर खुद संधि, विषय आपका व्यंजन संधि का जो वो होता है आपका एक नियम होता है, जहां पर हम पहले, तीसरे और पांचवे का परिवर्तन करते हैं इस आपका वर्गीय व्यंजन में, उसी में आता है आपका सद्भावना बदल करके सतभावना। तो क्या होगा इसका आंसर भाई? सतभावना, ऑप्शन नंबर डी, है ना भाई, याद रखेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर करेंगे सभी। कहता है अपेक्षा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा का होगा भाई अवनत, उत्तम, उन्नत या उपेक्षा। तो याद रखेंगे क्या होगा इसका आंसर? उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या है स्क्रीन पर? 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्टार्ट क्वेश्चन आप पक्का गलत करके आएंगे, ध्यान दे देना। वधु का बताना है आपको विलोम शब्द। वधुएं सेम लिखे हुए हैं, मैं बोलूंगा भाई वधुओं, वधुएं या आप सभी याद रखें, इसके एक वचन में आपका बड़ा ऊ आता है या बड़े ऊ की मात्रा आती है, वहीं बहुवचन में छोटी हो जाती है, जिससे बन जाता है आपका वधुएं, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ गलती आप प्लीज ना करें, इसका ऑप्शन होगा सी, ये याद रखेंगे सभी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 और आज का अंतिम क्वेश्चन सभी से यही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यही क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। हम डेली मिलेंगे इन्हीं प्रैक्टिस के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ प्राप्त जो रचना है वो कौन सी है? रश्मि रथी, आपकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे उर्वशी इनकी ज्ञानपीठ प्राप्त है, जिसकी वजह से इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यही है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। किससे मिला है? तो इन्हें उर्वशी से क्या मिला है भाई? उर्वशी रचना से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना भाई। चलिएगा जरा, ये क्लास आपकी शानदार जबरदस्त कैसी रही क्लास, आपको जरूर कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताएंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक शानदार से सेशन के साथ, एक शानदार सी क्लास के साथ और एक प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।